हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स जो कि नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम लोग देख चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। इंटरनेशनल रिलेशंस में पहली टॉपिक देखेंगे आसियान, देन यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, देन इंडियन डायस्पोरा इन यूके। ओके, हर एक मंथ में हम लोग इंडियन डायस्पोरा के बारे में देखते ही है। तो डिफरेंट हम लोग कंट्री में देखते हैं। तो इस बार हम लोग यूके में देखेंगे कि हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है उनको वहाँ पे किस तरीके का फैसिलिटी मिल रहा है या फिर क्या परेशानियाँ हैं, चैलेंजेस, नीड, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे SADC है, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देन इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है। तो ये अब हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के साथ हमारा पार्टनरशिप जो डेवलपमेंट फंड है वो किस लिए है। फाइन। एंड देन यहाँ पे जो भी यहाँ पे न्यूज़ है शॉर्ट्स में, उसे भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसियान के साथ। अभी इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 19th जो इंडिया आसियान समिट है वो कंबोडिया में हुआ था। तो 2022 की ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बैठक हुई थी उसमें आसियान और इंडिया की फ्रेंडशिप ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि 30th एनिवर्सरी हमारा हो चुका है। इट मीन्स कि जब भी हम लोग आसियान को यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उससे 2022 में हमारा 30th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। दोनों साइड्स के द्वारा आप देख सकते हो कि एक स्ट्रैटेजिक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर हम लोग चले हैं। मेनली हम लोग कुछ एरिया पे फोकस कर रहे हैं जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया या फिर कुछ प्रोजेक्ट है जो कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में देख रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं। इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं जो कि डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में आता है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कुछ एरिया जैसे एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट जो कि मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना, टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो एक कॉमन टॉपिक है जो कि हमारे देश के लिए और वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे कॉपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। साथ ही हम लोग देखो कि हम लोग के द्वारा यहाँ पे एडिशनल आउटले भी $5 मिलियन तक का यहाँ पे आउटले दिया गया जो कि इंडिया आसियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड के रूप में। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक तो हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पे काम करते। साथ ही साथ जो फंड है उसको 2008 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है ये सारे काम उसी से एसोसिएट हो, इसके लिए हम लोग $5 मिलियन तक का यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं। अब देखिए हमारा और आसियान का रिलेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक यहाँ पे आसियान के बारे में समझते हैं। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में और यहाँ पे आसियान डिक्लेरेशन में साइन करके, जिसको हम लोग बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी आसियान की वो यहाँ पे बैंकॉक में हुई थी और उस समय जो है ये 5 कंट्रीज साथ में थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस यहाँ पे लेकर आना और कल्चर डेवलपमेंट करना। आसियान समिट की बात करें तो बेसिकली ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होते हैं आसियान में और यहाँ पे आप देखो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ आसियान मेंबर स्टेट्स होते हैं। बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि आसियान में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट एशियन नेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान में आपके मेंबर नेशंस हैं। देखिए इंडिया कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आसियान के मेंबर नेशन नहीं है, बट हम लोग जो है इंडिया और आसियान एक समिट हम लोग यहाँ पे हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिस फर्स्ट ईयर हम लोग जब इंडिया आसियान का समिट हुआ था उससे लेकर आज तक 2022 तक 30th टाइम्स हो चुके हैं और 30th ईयर हमारा हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया भी आसियान का मेंबर नेशन है। फाइन। अब देखते हैं कि हमारा और आसियान का रिलेशन से क्या फ़ायदा है। आसियान की सेंट्रलिटी आप देख सकते हो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, तो एक रिस्पॉन्सिव टाइप का है, प्रॉस्परस भी है। आसियान क्या है कि एक सेंट्रल है। इट मीन्स कि इंडिया का जो एक्टिस्ट पॉलिसी है उसका सेंट्रल देखने को मिलेगा, इंडो पैसिफिक रीजन। और ये मेनली आप देखो कि जो सागर है, इट मीन्स कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन इनिशिएटिव जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया की अगर बात करें तो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे काम करते हैं विथ 4 एशियन कंट्रीज़ है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो हमारा पार्टनरशिप है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि ये 4 कंट्रीज़ जो है हमारे लिए सबसे खास दोस्त हैं, सबसे डियरेस्ट यहाँ पे आप फ्रेंड समझ सकते हो कि हम लोग इन चारों के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके चल रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहने का मतलब होता है ना कि हम लोग जो मेन फोकस्ड एरिया है
उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जो एक कॉमन हमारा एक गोल है, जैसे कि हमारे कंट्री में मेन चैलेंजेस क्या है कि हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी है, हमारे यहाँ हंगर है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, एनर्जी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारे एक कॉमन हमारे यहाँ चैलेंजेस है, जो कि ऑब्वियस है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इन सब कंट्री में भी एक कॉमन यहाँ पे चैलेंजेस होंगे। तो हम दोनों कंट्री में जो कॉमन प्रॉब्लम होगा, जैसे हमारे यहाँ पॉवर्टी है, सिंगापुर में पॉवर्टी नहीं है, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है तो वो सिंगापुर में भी है, वो इंडोनेशिया में भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करेंगे उन सारे एरियाज़ में जहाँ पे हमारा एक कॉमन, आप देखो कि चैलेंजेस है, और वहाँ एक कॉमन गोल है जिसमें हम लोग दोनों कंट्री मिलकर काम करना चाहते हैं। फाइन। 2013 में देखो कि इंडिया यहाँ पे थर्ड डायलॉग पार्टनर बना था एशियान का 2013 में। फाइन। मैरीटाइम इंगेजमेंट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मैरीटाइम, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आसियान कंट्री है वो पूरी तरीके से पानी से घिरी है, ओशन से घिरी है, और हमारा भी जो देश है वो आप देखते हो सदर्न में इंडियन ओशन है कि नहीं। तो इसलिए ये पैसिफिक ओशन है, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में ही ये देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग को मैरीटाइम इंगेजमेंट करना होता है, और कई बार हम लोग जो है बहुत तरह के हम लोग यहाँ पे इंगेजमेंट करते हैं, जैसे कि मिलिट्री कॉपरेशन करके, कॉर्पेट हो गया, सिम्पेक्स हो गया, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती ही है। इससे क्या है कि हम लोग यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स है उसको भी यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे पायरेसी वगैरह होता है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ये मैरीटाइम से। साथ ही इससे क्या होगा कि जो चोक पॉइंट्स है ना, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, वन ऑफ द मोस्ट चोक पॉइंट इंडियन ओशन में, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सिक्योरिटी की भी बात की जाती है। इंडिया एंड आसियान का एम है कि एक रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है पीसफुल डेवलपमेंट के लिए। इस रीजन में जो डेवलपमेंट हो वो बहुत ही पीसफुल हो, उसके लिए यहाँ पे काम किया जाता है। साथ ही हम लोग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, जिससे कि जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए, और जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स है, उसको यहाँ पे हम लोग इन सारे एरियाज़ पे ध्यान दे रहे हैं। फाइन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया जो है वन ऑफ द आसियान का टॉप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है। इट मीन्स कि आसियान नेशन से हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ भी है हमारा। साथ ही अगर देखें बाय 2025 हमारा यहाँ पे एम है कि फार्मास्यूटिकल मार्केट जो आसियान कंट्रीज़ में है वो ऑलमोस्ट कितना होगा, तो $34 बिलियन तक का होगा। ठीक है, तो एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होगा इंडिया के लिए ये आसियान नेशंस। साथ ही सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात करें, जो पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक में देखने को मिला कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो हमारा यहाँ पे सप्लाई चेन एक्टिविटीज़, तो बोथ कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है हम लोग। जो न्यूली सप्लाई चेन्स इमर्जिंग हुआ है इस एरिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है। तो ये सबसे क्या होता है ना कि जो ट्रेड है, व्यापार है, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो पाता है। कल्चर कनेक्शन की बात करें तो जैसे कि हिंदुइज्म है, बुद्धिज़्म है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया से ही निकल कर आया है। यानी कि आप समझो कि इंडिया से निकल कर साउथ ईस्ट एशिया में ही गया है बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म। तो इंडियन लैंग्वेज हो गया, चाहे वो संस्कृत हो, पाली हो, तो इसका भी आप देखो कि इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारे रीजन में। साथ ही नेशनल कैरियर अगर हम लोग इंडोनेशिया का देखें तो इसको हम लोग गरुड़ा कहते हैं। एक लेजेंडरी बर्ड है जो कि हिंदू में फाउंड होता है, बुद्धिस्ट, जैन मिथोलॉजी में इसको देखने को मिलता है। तो एक कल्चर आप कनेक्शन भी देख सकते हो कि हमारे देश का इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, उससे हमारी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ के है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें और कन्वर्जेंस के तौर पे यहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे इंडिया और आसियान जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव में डिफर है। इंटेंशन हो गया, चाहे एक्शन हो गया, वो डिफरेंट आपको बायलैटरल, रीजनल और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है उसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आसियान के लिए और इंडिया के लिए कि हम लोग इंगेज हो, हर एक मतलब कि हर एक के साथ जो है एक दूसरे के साथ इंगेज हो, जिससे कि किसी भी तरीके का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस किसी भी मैटर को लेकर वो यहाँ पे ओवरकम हो सके। सेकंड ध्यान देना है कि बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन, यानी कि जो सप्लाई चेन है वो हम लोग को ऐसा बनाना है कि किसी भी कंडीशन में जो है वो ब्रेक ना हो, एकदम से रेजिलिएंट। ओके, करंट इंगेजमेंट जो हमारा वैल्यू चेन में है इंडिया और आसियान के बीच में, वो इतना ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे इंक्लूसिव होना होगा, और उस तरीके के सिनेरियो को सोचना होगा। जैसे कोविड-19 था तो कैसे हम लोग को प्रॉब्लम हुई, तो कोविड-19 को देखते हुए जो इमर्जिंग सिनेरियो आज के डेट में, आगे डेट में आने वाले हैं, तो ऐसे हम लोग को यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ लेकर आना है, कुछ सप्लाई चेन ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके से ब्रेक ना हो। ओके, साथ ही यहाँ पे और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वर्क कोलैबोरेटरी, ये आसियान की अगर हम लोग बात करें तो वन ऑफ द
फास्टेस्ट ग्रोन डिजिटल इकॉनमी रीजन आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे पास भी एक वास्ट और बार्गेनिंग स्टार्टअप सेक्टर है जो कि यहाँ पर डिजिटली प्रोफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल बेस है इसका। फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देखो तो इंडिया का जो आधार सिस्टम है ये फैसिलिटेट कर सकता है डिजिटल कनेक्शन जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ हो। तो इसलिए यहाँ पे एक बेटर है कि हमारे देश में जो हमारे इंडियंस के पास हमारे पास जो आधार सिस्टम है इसको हम लोग डिजिटल कनेक्शंस के साथ फैसिलिटेट कर सकते हैं। साथ ही आप देखो इंडिया ऑल्सो नीड्स टू सपोर्ट कम्युनिटी बिल्डिंग को यहाँ पे हम लोग को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल कंट्रीज़ में हम लोग को असिस्ट करने की ज़रूरत है, वो आसियान में हो। पर्टिकुलरली आप देखो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में हो। ओके, गुडविल बिल्ड करने की ज़रूरत है। लास्टली अगर हम लोग देखें तो इंडिया और आसियान जो है वो कन्फ्रंट किए हैं ह्यूमन सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर में हो। जैसे आप देखते हो रोहिंग्या वाला सिचुएशन जो हुआ था, जो बांग्लादेश से लोगों को यहाँ पे रोहिंग्या कम्युनिटी को भगाया गया था, तो काफ़ी लोग जो है हमारे देश में आ गए थे। क्रॉस बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है इस सिचुएशन में। तो ऐसे में भी हम लोग को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। साथ ही एक एरिया ऑफ कॉपरेशन होना चाहिए जिससे कि हम लोग एक गुडविल यानी कि अच्छे चीज़ों के लिए एक दोनों कंट्री का साथ दे सके। साथ ही एग्जिस्टिंग जो रिलेशन है वो और ज़्यादा हम लोग यहाँ पे डिपेंड कर सके और ज़्यादा इसको मजबूत करने के बारे में हम लोग काम कर सके। ओके, बेसिकली आप देखो आसियान नेशंस जो हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो भी नीड है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, हर एक तरीके से, चाहे डिजिटली हो, तो हर एक तरीके से आप देखो आसियान कंट्रीज़ है जो कि हमें वो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आसियान कंट्रीज़ के साथ हर एक फील्ड में एक बेटर तरीके से कनेक्शन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। डाइवर्जेंस इन इंडिया आसियान रिलेशंस की बात की जा रही है तो देखिए चाइना का फुटप्रिंट जो कि आसियान में है। चाइना जो कि एक मैसिव इकोनॉमिक फुटप्रिंट बना के रखा है इस रीजन में, और बायलेटरल ट्रेड आप देख सकते हो तो $880 बिलियन तक का है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि चाइना का अकेले है। साथ ही अगर हम लोग साउथ चाइना सी जो है उसके अलावा देखें तो आसियान मेंबर्स जो हैं इनके पास ये एबल ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं कि चाइना के रोल को वो पुश बैक कर दे। तो आप समझ सकते हो कि आसियान कंट्रीज़ में चाइना का भी इस तरीके से इंक्लूसिव हो चुका है। आपको तो पता है कि चाइना जो है हर एक जगह अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, तो आसियान नेशन को वो कैसे छोड़ सकता है। तो आसियान में भी जो चाइना है वो इस तरीके से घुस चुका है कि उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। इन रोड्स बाय यूएस की अगर हम लोग बात करें तो यूएस जो है उनके द्वारा एज्यूम किया गया है कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो नेट है इस रीजन में उसका भी रोल काफ़ी बेटर है, और ये इंडिया का जो रोल है इस पोजीशन में उसको काफ़ी ज़्यादा वीकन भी कर रहा है। तो देखिए हम लोग जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं मैरीटाइम में और इस रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, इसमें हमसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो यूएस करता है। तो समटाइम्स हमारे लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन इंडिया का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग देखते हैं जो कि आसियान नेशंस के साथ है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि हम लोग जो व्यापार करते हैं आसियान नेशंस के साथ तो वो एज़ पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्रोजेक्ट डिलेज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो कि आप जानते हो कि हम लोग इतने फेमस है कि हम लोग टाइमली डिलीवर करते ही नहीं है कोई भी प्रॉमिस प्रोजेक्ट को। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोजेक्ट है तो वो अगर 5 साल का है तो ऑब्वियस है कि हम लोग उसमें 15 ईयर्स लेंगे ही। तो ये एक सबसे बड़ी खामियां है हमारी। साथ ही क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जिसे हम लोग क्वाड कह रहे हैं, तो आसियान जो है वो कंफर्टेबल ही नहीं है जिस तरीके से क्वाड बढ़ते जा रहा है। अब आपको ये बतानी है कि व्हाट आर द 4 कंट्रीज़ इन क्वाड। ओके, कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि क्वाड के मेंबर नेशन है। तो अगर आसियान की बात करें तो आसियान चाहते ही नहीं है इस तरीके का क्वाड जो क्वाड जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे निकल कर आए। ओके, और साथ ही साथ आप देख सकते हो क्वाड जो है उसको एक थ्रेड जैसा देख रहा है आसियान। तो क्वाड में जो 4 कंट्री है वो मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, ठीक है, डेवलपिंग भी है विद डेवलप कंट्रीज़। तो यहाँ पे आसियान इनसिक्योर फील कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा यहाँ पे क्या क्या वीक पॉइंट्स है। ये एक तरीके का आप नेगेटिव पॉइंट्स भी कह सकते हो कि आसियान के साथ हमारी रिलेशन कहाँ ख़राब हो सकती है, किस किस पॉइंट पे ख़राब हो सकती है। फाइन, अब ये हम लोग एक क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया आसियान का। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो फॉर्मल इंगेजमेंट है वो 1992 में स्टार्ट हुई थी विद सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के साथ। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आसियान इंडिया ट्रेड जो है वो गुड्स एग्रीमेंट में है जो कि 2009 में साइन हुआ था। और टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो फर्स्ट डायलॉग पार्टनर रहा है।
और साथ ही साथ हमारा 25th एनिवर्सरी जो इंडिया आसियान डायलॉग रिलेशन का था वो 2018 में था, जो कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किए थे। फाइन, तो इस तरीके से हमारा ये आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हर एक साल, हर एक मंथ आप देखते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इंडिया का रिलेशन उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या महत्व है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, साथ ही उसकी रिलेशन इंडिया के साथ भी देख पाते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आसियान। आई होप यू लाइक दिस लेसन। इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक अगेन न्यू एंगल है। तो देखो, रशिया जो है अपनी पार्टिसिपेशन जो ब्लैक सी ग्रीन डील है उसमें रिज्यूम कर चुके हैं। तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे अब रशिया यूक्रेन की जो वॉर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो फूड सिक्योरिटी की बात अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ब्लैक सी जो है ग्रीन डील, ये ब्रोकट किया गया था यूनाइटेड नेशन और टर्की के द्वारा जुलाई में, जो कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, तो ब्लैक सी आप देख सकते हो। आपको ये बतानी है कि ब्लैक सी के चारों ओर बॉर्डर करने वाली कंट्री का क्या क्या नाम है। ओके, अब ये देखते हैं ये जो डील है इसमें क्या है कि जो फूड प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है उसको यहाँ पे टैकल करना है। और साथ ही साथ डील जो है वो यहाँ पे एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स को लेकर। देखिए, यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट होता था। तो जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ उससे यूक्रेन की जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ। और जो कंट्रीज़ बेसिकली डिपेंडेंट थे, बेसिकली आप जानते हो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स जो है उसकी सारी कंट्रीज़ जो है यूक्रेन में काफ़ी डिपेंडेंट थे फूड के लिए, तो वहाँ पे भी भूखमरी आ रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों कंट्री ने सोचा कि हमारे लड़ने के कारण तीसरा आदमी भी भूखे मर रहा है। तब जाकर ये जो है यहाँ पे इस तरीके का डील फिर से रिवाइव किए हैं कि अब यहाँ पे फिर से एक्सपोर्ट करना है। सेंट्रल आइडिया जो था वो यहाँ पे है कि काम मार्केट बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वगैरह का जो सप्लाई है वो एडिक्वेट यहाँ पे करना है। और ये जो डील था ये 120 डेज़ का था और ऑप्शन है कि यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा कब, 2022 में। रिसेंटली इस डील को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 120 डेज़ के लिए। बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी फर्दर अगर सस्पेंशन होता है डील का तो वो री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्राइस प्रेशर को, क्योंकि आप देख रहे थे कि प्राइस बहुत ज़्यादा जो है हाई हो रहा था। जब डिमांड यहाँ पे आपका देखिए सप्लाई कम हो जाए और डिमांड जो है वो बढ़ जाए तो ऑब्वियस है प्राइस भी बढ़ जाएगा। ओके, तो यही काम यहाँ पे हो रहा था। अब फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें जो यूनाइटेड नेशन फूड सिक्योरिटी का है, ये बता रहे कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सारे लोग एट ऑल टाइम्स, चाहे वो फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस हो सके सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशंस फूड का, जो कि एक डाइटरी नीड्स की ज़रूरत है। यानी कि एक दिन में जो हम लोग का डाइट है और जितना हम लोग को खाना है उस हिसाब से अगर हम लोग को ऑल टाइम फूड अगर अवेलेबल है, सफिशिएंट फूड हो, सेफ हो और न्यूट्रिशंस हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी। फाइन, तो ये जो डेफिनेशन है ये मेनली फोकस करता है हंगर के ऊपर कि भूखमरी ना हो। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कवर किया गया, लेकिन हाँ, भूखमरी को यहाँ पे कम करने के लिए ये रखा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप देखोगे, इसका एम है कि वर्ल्ड को यहाँ पे हंगर फ्री करना है 2030 तक। तो आप जानते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 है नो पॉवर्टी, सेकेंड है ज़ीरो हंगर। तो हंगर भी यहाँ पे हमें कम करना है। इस तरीके का फूड इनसिक्योरिटी अगर रिप्रेजेंट रहेगा तो एक पॉलिटिकल फेल्योर कहा जाएगा ग्लोबल फूड प्रोडक्शंस का, है कि नहीं। अब देखते हैं जियो पॉलिटिक्स जो फूड सिक्योरिटी का है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, जो रिटर्न ऑफ जियो पॉलिटिक्स है रिसेंट ईयर्स में, इससे जो है मल्टीलैटरल जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है, यूनिलैटरल टेंडेंसीज बढ़ने लगती है। मल्टीलैटरल कहने का मतलब है कि जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन एक ऐसा देश है जो कि जिनका फूड ग्रेन्स जो है बहुत सारे कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट होता था। तो यूक्रेन में वॉर हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, सप्लाई चेन यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंट्री यहाँ पे डिपेंडेंट है ना उन पे इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि मल्टीलैटरल जो है यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ यूक्रेन के साथ जुड़े थे, तो मल्टीलैटरल यहाँ पे वीक हो गया। कोई एक देश होगा, जैसे हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि अफ्रीका हो गया या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गए, उनको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कि हमारे यहाँ तो फूड की कमी है नहीं, तो हम लोग फूड सिक्योरिटी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक यूनिलैटरल कोई एक देश जो है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। साथ ही आप देखो कि ग्रेट पावर कंपटीशन हो पाएगा, जो यहाँ पे पावर में होंगे उनके बीच में कंपटीशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ पाएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है।
अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं और ये समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी में थ्रेट्स कहाँ हैं। कंपल्शन टू ट्रेड, स्ट्रैटेजिक नोट्स और चोक पॉइंट्स होता है ग्लोबल फूड सिस्टम का, जो कि आज की भी डेट में आप देखो रिमेन वल्नरेबल है। साथ ही इकोनॉमिक यूनिलैटरलिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म है और ट्रेड वॉर है जो कि यहाँ पे तेज़ हो जाता है, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है। जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शन की बात करें तो इससे भी आप देखो कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे WTO डिफ़िकल्ट हो गया। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जो फेलियर है WTO का दोहा डेवलपमेंट राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स, तो उसके कारण भी हम लोग इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि डिसरप्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एक्सेस एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। स्टारवेशन देखने को मिलता है, लोकल पॉपुलेशंस जो है वो भूखे रह जाते हैं। साथ ही आप देखो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है और यहाँ पे सोशल अनरेस्ट निकल कर आता है, जिससे जियो पॉलिटिकल रिपरकशंस होता है, जैसे कि यहाँ पे अरब स्प्रिंग 2010-11 का आप लोग याद कर सकते हो। कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन ग्रैबिंग की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ है, जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटीज़ है, इसके बीच में आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा कि हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कि हम लोग को इन्वायरमेंट से उतना ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है, इतना ही करना है जिससे कि हम लोग अपने देश में रहने वाले सारे लोगों की जो नीड्स है ना उसको फुलफ़िल कर सकें। ग्रीड को तो कभी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, नीड को फुलफ़िल करना है, वो भी कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके, तो इस पर फोकस करना है। रिसोर्स ग्रैबिंग की बात किया जा रहा है तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है किसका, फॉस्फोरस का, और इसमें आप देखो कि ओनली 5% रिजर्व्स उनके पास बचा हुआ है। तो कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया है, हमारे यहाँ आप देखो सप्लाई शॉक होते रहता है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण हमारे देश में भी इम्पैक्ट होता है। देखिए जहाँ पे भी कुछ भी हो, US के द्वारा कई बार सैंक्शन लगा दिया जाता है, ईरान में सैंक्शन लगा दिया गया तो हमें तेल का बहुत कमी हो गया, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट हब कंट्री है ना, हम लोग सारा चीज़ें जो है सारी चीज़ें नहीं कहेंगे बट मोर देन 80% जो हमारी चीज़ें हमारे देश में आती है वो सब हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो जो भी इम्पोर्ट हब कंट्री है ना उनको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल इस तरीके का इवेंट्स होता है। तो वैसे हमें भी फोकस करना, हमें भी दिक्कत होती है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो फूड इनसिक्योरिटी जो है आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंसनट्रेटेड है, वो भी लो लैटिट्यूड में, जो कि मोर वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जबरेट और वाइडन करता है इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो यही चीज़ है क्लाइमेट चेंज से। तो आज की डेट में आप देखो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं, हमारा तो पृथ्वी है, प्लैनेट है, जो कि क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ते जाता है, और क्लाइमेट चेंज से बेसिकली हमें आगे चलकर आने वाले दिनों में और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है अगर हम लोग इस पर कंट्रोल नहीं करें। तो ये सारी बातें कि फूड सिक्योरिटी हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें फूड फोरम को यहाँ पे इंसुलेट करना होगा जियो पॉलिटिक्स से। देखिए कुछ कुछ एरिया में कुछ फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे वीट वगैरह का प्रोडक्शन यूक्रेन से बहुत ज़्यादा होता है और इसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारी कंट्रीज़ है, इवन हम लोग भी है। तो आज की डेट में यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसकी जो इम्पोर्ट है ये सारे फूड ग्रेन्स का, वो सही समय पे सही टाइम पे सही सारे कंट्रीज़ में नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स का जो इवेंट होता है उसका इम्पैक्ट हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत बैड तरीके से देखना पड़ता है। साथ ही शिफ्ट हो रहा है जो मॉडल है ग्लोबल गवर्नेंस का, तो डाइवर्सिफाई यहाँ पे देखा जा रहा है जो गवर्नेंस सिस्टम है, इसको हम लोग को डाइवर्सिफाई करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं तो अदर कंट्री को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, ऐसा हम लोग को फोकस करना होगा। मेंटेन करना होगा जो ओपन ट्रेड है, फूड को अलाउ करना होगा कि आप सरप्लस एरिया से उस जगह पे फ्लो करो जहाँ पे नीडी है, जहाँ पे अर्जेंट है, ठीक है। साथ ही हम लोग को एफर्ट्स इंटेंसिटी एफर्ट्स जो है वो हम लोग को लेकर आना होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। फूड सिस्टम की बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट सरप्लस है न्यूट्रिएंट्स का, हम लोग को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इससे क्या होगा, जो ग्राफिकल जो यील्ड गैप है वो यहाँ पे ब्रिज हो पाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट की बात करूँ तो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और मेनली जो फोकस करना है वो लो कॉस्ट में करना है, हाई इम्पैक्ट मेजर्स पे करना है, जैसे कि हम लोग को न्यू क्रॉप वेराइटीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वाटर को बेटर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन करने की ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिससे कि उनको यहाँ पे जो क्लाइमेट रेजिलियंस है, क्लाइमेट से होने वाली जो भी बैड इम्पैक्ट है उनसे वो बच सके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को एग्रीकल्चर भी ऐसे ही लेकर चलना है जिससे कि हम लोग का टेम्परेचर इन्हेंस ना हो, क्लाइमेट पे उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि आप देखते हो मीथेन का इमिशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो गया,
और वाटर की जो हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं शॉर्टेज हो रहा है, वाटर टेबल हमारा डाउन हो रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखो इकलौता ऐसा सेक्टर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। तो दैट्स वाई हमें क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी, तो इसलिए भी ये हमें ज़रूरत है। अदर की इनिशिएटिव्स देखते हैं जिससे कि ग्लोबल फूड सप्लाई स्ट्रेंथन हो सके। जैसे आप देखो कि 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है WTO का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये एग्जाम किया गया है कि यूनाइटेड नेशन जो WFP है वो जो फूड परचेज करते हैं, तो ठीक है ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए अगर फूड परचेज करते हैं तो कर सकते हैं। ग्लोबल अलायंस है फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए। देखिए ये G7 प्रेसिडेंसी के द्वारा मई 2022 में इसको लॉन्च किया गया था कि जो ग्लोबल हंगर क्राइसिस है, कहीं भी आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो उसके कारण जो है ग्लोबल हंगर क्राइसिस जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोग जो है वो भूख से मर नहीं सके, भूखमरी वाला सिचुएशन नहीं आए, वैसा हम लोग को ध्यान देना है। साथ ही आप देखो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ये एक वॉलेंट्री प्लेटफॉर्म है और यूनाइटेड नेशन FAO के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। साथ ही आप देखो यहाँ पे ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, इसको G20 कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया था ग्लोबल रिस्पांस को देखते हुए जो फूड क्राइसिस आ रहा है, और इससे हम लोग रेजिलियंस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बिल्डअप कर सकते हैं और फूड सिस्टम जो कि लो इनकम कंट्रीज़ में है। ओके, तो इस तरीके का भी आप देख सकते हो कि काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिससे कि जो ग्लोबल फूड सप्लाई है उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर सकें। की ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या यहाँ पे काम किया जा रहा है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल फूड सप्लाई को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हो फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिनका मेन एम ही है कि ग्लोबल हंगर को मिटाना और जो रूरल डेवलपमेंट है गांव वाले एरिया में जो है उसको डेवलप करना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी आप देखते हो एग्रीकल्चर और जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कि फूड प्रोडक्शन और जो न्यूट्रिशन वाला चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं वो बूस्ट हो सके। कुछ एक्टिविटीज़ है जैसे कि क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग है वो इनक्रेज हो, फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह इनक्रेज हो, ओके, उस पर फोकस करते हैं। फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, बेसिकली ये आप देखो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसमें कि आप देखो अगर उस एरिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिजास्टर हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट है तो वहाँ पे ये मदद करते हैं। साथ ही इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि मेनली फोकस करते हैं रूरल पॉवर्टी रिडक्शन में, यानी कि ग्रामीण वाले एरिया में जो गरीब रेखा से नीचे वाले लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जी रहे हैं तो उसको कम करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, ओके। और साथ ही आप देख सकते हो ब्लैक सी ग्रेन सी इनिशिएटिव शिपिंग रूल्स है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये है यूक्रेन, यूक्रेन में है ओडेसा, ओडेसा से ये निकल कर जो है कैसे कैसे ये नीचे आ रहा है, उसके बाद नॉर्थ इंस्पेक्शन एरिया है एंड देन ये आपका यहाँ पे आएगा टर्की में, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे रूट बनाया गया है और रूट में आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा जो कि एक झलक आप यहाँ पे देख सकते हो। So guys, this is all about geopolitics of food security. This is again a very important article. So these two articles are enough for today. Okay, कल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडियन डायस्पोरा जो कि यूके में है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे। अगर आप लोग को भी इस तरीके से डेली बेसिस पे विजन IAS की मंथली मैगजीन को हमारे साथ डिस्कस करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो और आगे आने वाले दिनों में हम लोग और भी डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।